किसी घर से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही। रीजन उसका ये था, जिस आदमी ने बच्चा किडनैप किया था उसकी सिर्फ 3 लड़कियां थी और उन्होंने उसने अपनी बेटियों को वादा किया था इस रक्षाबंधन से पहले तुम्हारा भाई आ जाएगा। तो एसएचओ साहब है, उनका भी मेरे पास कॉल आया था कि इस तरह का केस है, साइबर संबंधी भी इसमें मामला है, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। जब आरोपी का जन्म ही 23 दिसंबर 1995 में हुआ है तो जन्म से पहले आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एविडेंस? हेलो सर, आपको ये कॉल आपकी कार से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। मैंने सुना कि जैसे हम बात कर रहे थे पिछली बार, तो आपने बताया कि आप सीबीआई के साथ भी बहुत सारे केसेस हाँ बिल्कुल, मैं सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस भी मैं हैंडल करता हूँ। इस पे मेरा मेन काम ये रहता है कि एसीबी और सीबीआई के द्वारा जो कार्रवाई करी गई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज 4 फरवरी 2023 है, किसी परिवादी ने आके शिकायत करी कि फला व्यक्ति के द्वारा मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है। एसीबी के द्वारा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है उसको हम डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं, वो दिया जाता है। तो भाई मांग सत्यापन के लिए दिया गया, उसके बाद लेन देन के लिए दिया गया, पुलिस कार्रवाई पूरी हुई। जब आरोपी को कोर्ट से सीडी दी जाती है तो जो उसका रनिंग नोट या चालान होता है उसके हिसाब से मैच करके देखते हैं कि जो कार्रवाई इन्होंने करी है वो सही है या नहीं है। जैसे मैंने बताया आज 4 तारीख है, तो जो डीवीआर में जो टाइम आना चाहिए वो 4 तारीख का ही आना चाहिए। जो मॉडिफिकेशन डेट होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है जब तक उस रिकॉर्डिंग में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाए। एसीबी या लोकायुक्त जो मध्य प्रदेश में चलता है वहां एसीबी नहीं होता है, या सीबीआई जो कार्रवाई करता है, अधिकतर ये चीज देखने में आई है कि रिकॉर्डिंग की डेट ही गलत होती है। अच्छा, एक केस में बताता हूं, उसमें कोटा का मामला है। आरोपी का जो जन्म है वो 23 दिसंबर 1995 को हुआ था। ठीक है। 2016 में उसने विभाग ज्वाइन किया, सरकारी विभाग। 2017 में वो ट्रैप हो गया। 1 साल में ही ट्रैप हो गया। उसका कहना था, सर ना तो मैंने कोई रिश्वत मांगी ना मैंने किसी से पैसे लिए। जब उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी गई तो उसमें पैसे के लेन देन की कोई भी बात नहीं थी। फिर भी उसका पूरा बचाव करा हमने। अच्छा। और वो सिर्फ ऐसे किया कि उसका जो एविडेंस क्रिएट हुआ था, जो सीडी में हमने एनालिसिस किया, उस पे डेट आ रही थी 1/1/1995, टाइम सुबह 5:30 बजे का। अच्छा। जब आरोपी का जन्म ही 23 दिसंबर 1995 में हुआ है तो जन्म से पहले आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एविडेंस? बिल्कुल सही बात है। कोर्टे भी आ रहे हैं कि उसको कंसीडर करा। अभी केस वो फाइनलाइजेशन में है और जल्दी उसका फैसला भी आ जाएगा। सर, अभी कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा केस सामने आया था जिसमें एक 4 महीने के बच्चे को एक हॉस्पिटल से अगवा कर लिया गया। बिल्कुल। तो उसका आपने इन्वेस्टिगेशन की उसकी जी, तो उसमें किस प्रकार की अप्रोच रहती है, मतलब किस तरीके से आप सोचते हो कि ये एक बहुत टिपिकल केस हो जाता है क्योंकि एक छोटा बच्चा है, उसको आप ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें किस तरीके से आपने काम किया? देखिए, उसमें ये था कि ये एसएमएस थाने पर ये केस आया था, तो एसएचओ साहब है, उनका भी मेरे पास कॉल आया था कि इस तरह का केस है, साइबर संबंधी भी इसमें मामला है, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो मैं जब गया तो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा। अब पुलिस ने ये करा था कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो एलईडी को रिकॉर्ड करा था। तो मैंने सबसे पहले ये कहा इससे काम नहीं चलेगा, मेन डीवीआर जो मशीन है उससे डेटा का आप बैकअप लीजिए, ताकि अगर मैं उसको जूम भी करूं तो उसके पिक्सल्स ना फटे और जिस भी ई रिक्शा या फिर ऑटो में बैठकर जो आरोपी लेकर गया है बच्चे को, उसको हम ट्रेस कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। हम लोग फुटेज लेकर आए तो फुटेज का आप ये मान लीजिए कि एसएमएस का जो बांगड़ वाला साइड है वहां से तो आरोपी निकला था और मेडिकल कॉलेज जो है उस सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ था। तो मेरे पुलिस के संग जब मैं था तो हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन भी करा उस जगह का, और इन्वेस्टिगेशन के साथ में हमने मौका मुआयना भी मैंने करा कि प्रॉपर कौन सी जगह आखिर में कैमरे जहां पर लगे हुए। इसी के साथ में देखिए, पुलिस के भी कई इन्फॉर्मर्स होते हैं, हमारे भी इन्फॉर्मर होते हैं। तो मुझे मेरे किसी इन्फॉर्मर ने सूचना ये दी थी कि ये जो बच्चा है ये सिटी में फला जगह पर, ये वहां पर हमने देखा है इस बच्चे को। अच्छा। तो रात को करीबन बच्चा जो है संडे को मिल गया था, सैटरडे लेट नाइट 2:30 या 2:30 बजे के आसपास की बात है। मेरे संग स्पेशल सीएसटी और डीएसटी के 3 जने थे मेरे पास, हम टोटल 4 जने थे। हमने रात को सिटी वाली लोकेशन में मौका मुआयना किया था जगह देखने के लिए। फिर हमारा ये था एक बार मौका मुआयना करते हैं, सुबह जाके फिर हम प्रॉपर वे में जाके हम वहां पर छानबीन करेंगे। अच्छा। पर नेक्स्ट डे हमारे पास में सूचना मानसरोवर से आ गई थी कि जो बच्चा है वो मतलब उस किसी घर से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अच्छा। रीजन उसका ये था, जिस आदमी ने बच्चा किडनैप किया था उसकी सिर्फ 3 लड़कियां थी
और उन्होंने उसने अपनी बेटियों को वादा किया था इस रक्षाबंधन से पहले तुम्हारा भाई आ जाएगा। इस वजह से उसने उस बच्चे को किडनैप किया था, पर बाद में पुलिस ने काफी हिम्मत मतलब काफी अच्छे से काम करते हुए उसको अरेस्ट भी किया और जो बच्चा था उसके माँ बाप तक पहुंचाया था। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो कितने चैलेंजिंग होते हैं आपके लिए? देखिए, इस तरह के केसेस काफी चैलेंजिंग होते हैं। एक मैं मैटर और शेयर करना चाहूंगा, ये भी एसएमएस थाने पे ही आया था। एक अज्ञात व्यक्ति जिसके द्वारा एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 8 लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन चोरी करे गए थे। सेम डे पर उसने RUHS जो मेडिकल कॉलेज है वहां से भी 3 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन चोरी किए थे। एसएमएस थाने पे जब इसकी FIR आई तो मुझे बताया कि भाई इस तरह से है। तो मैंने ये कहा, साहब पहले आप ये देखो उसकी CCTV फुटेज में आदमी किस तरह का दिखता है, किस गाड़ी से वो आया। जब उस आदमी के बारे में हमने इसका इन्वेस्टिगेशन करा तो ये पता पड़ा वो कैब थी। उस कैब को हमने ट्रेस किया, ड्राइवर को थाने पर बुलाया। उसने कहा कि साहब इस फला व्यक्ति के द्वारा 6 घंटे के लिए मेरी कैब बुक करी गई थी। अच्छा, जिस नंबर से की थी उस नंबर की हमने जब डिटेल निकाली तो पता पड़ा वो नंबर सेम डे से 2 घंटे पहले चालू हुआ है। अच्छा, नया नंबर है मतलब? नया नंबर था। फिर एक चैलेंज हमारे सामने, इसको हम ट्रेस कैसे करें। तो जब हमने इसका KYC निकलवाई उसमें उसका ऑल्टरनेटिव नंबर भी आया। उस नंबर का जब हमने लोकेशन निकाली और उसको ट्रेस करा गया तो पता पड़ा वो नंबर तमिलनाडु का था। बंदा तमिलनाडु से पहले दिल्ली आया, दिल्ली 5-6 घंटे रुका, दिल्ली से जयपुर आया, जयपुर में सिंधी कैंप के पास में किसी होटल में रुका, वहां से उसने नई सिम कार्ड ली। उस नई सिम कार्ड से उसने कैब बुक करी और कैब बुक करने के बाद में उसने ये सारी घटना को अंजाम दिया। फिर एक चैलेंज ये था कि अब इसको ट्रेस कैसे करें, जैसे अभी आपने बोला। तो मैंने यही कहा कि मुझे इसका जो मेन नंबर जो चल रहा है उसकी एक तो कॉल रिकॉर्ड निकालो इसका। अच्छा। कितने दिन में ये राजस्थान या जयपुर आता है, कहां पर जाता है। तो लास्ट शायद हम लोगों ने 3 या 4 महीने की निकाली, उसमें आया कि हर 15 से 20 दिन में ये राजस्थान आता है, अलग अलग शहरों में जाता है, 5-7 घंटे घूमकर ये इस तरह का काम करता है। फिर हमने ये देखा कि उसने कैब वाले को जो पेमेंट करा था वो किससे किया, उसने पेटीएम से किया था। पेटीएम से करने के बाद में हमने उसकी पेटीएम की हिस्ट्री निकाली। अब भाई कोई भी आदमी अगर पेमेंट करता है, आप भी पेमेंट करते हो या मैं भी करता हूं, मैं अपना रिचार्ज करूंगा, घर का सिलेंडर का हो गया या घर के पास में कोई शॉप है मैं उसका भी पेटीएम से करूंगा, DTH का रिचार्ज का करूंगा। मेन यही पेमेंट होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। तो मैंने रिपीटेड ट्रांजेक्शन देखे सबसे ज्यादा कहां पर हो रहे हैं जो ट्रेस हो पाए। तो उसका DTH का जो रिचार्ज था लास्ट 4 मंथ्स का मैंने वो ट्रेस में निकाला। अच्छा। उससे फिर हमने DTH को हमने मेल करा कि फला व्यक्ति के ये मतलब एज पर 91 CRPC व्यक्ति के द्वारा इस तरह का फ्रॉड करा जा रहा है, इसकी हमें डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स आई, संबंधित थाने पे हमने सूचना दी वहां पे, और जयपुर के सभी थानों पर इसकी सूचना सर्कुलेट हो गई थी। 15 से 20 दिन बाद जैसे वो वापस से जयपुर आया तो बजाजनगर थाने के द्वारा उसको फिर अरेस्ट कर लिया गया था। छोटा सा तालाब था, उसमें डेड बॉडी पड़ी मिली थी। ब्लाइंड मर्डर है। दारू के ठेके के अंदर 2 लोग जाते हुए दिखे हैं, वापस से 3 लोग बाहर निकले। पाली में 1.5 महीने पहले एक मर्डर हुआ है।